India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत की रद्द, कहा पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। मिश्रा को 1 सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश। जमानत पर सुनवाई दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही होगी। गेन बिटकॉइन घोटाला आरोपी अजय भारद्वाज द्वारा क्रिप्टो वॉलेट के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा अर्जी को गैर अनुपालन के लिए खारिज करना चाहिए। हमसे ना खेले, हम कोई 30,000 कोर्ट नहीं। आरोपी मुस्लिमों के घरों को जमींदोज करने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, कहा गया बुलडोजर कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद ही की जाए। केंद्र सरकार, यूपी, एमपी और गुजरात को बनाया गया प्रतिवादी। चुनावी हिंसा के दौरान कूच बिहार फायरिंग मामले में पीड़ितों के परिजनों द्वारा मुआवजे की मांग पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। चुनावी हिंसा में 5 की हुई थी मौत। India Legal presents Courts Roundup. लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को हर कार्रवाई में सुनवाई का अधिकार है। वर्तमान मामले में पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा 1 हफ्ते में सरेंडर करे। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी पर योग्यता के आधार पर नए फैसले के लिए नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को वापस उच्च न्यायालय भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने लखीमपुर खीरी मामले में जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत को निरस्त किया और आशीष मिश्रा को 1 सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की तेजी के कारण पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया था। पीठ ने कहा कि पीड़ितों को जमानत की सुनवाई सहित सभी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए एक हाई प्रोफाइल मैटर में बेल कैंसिल किया, जो कि हाई कोर्ट के गलत निर्णय के द्वारा जो बेल दिया गया था उस पर सुनवाई होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की बेल कैंसिल कर दी और उनको 1 सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। उनकी जो बेल बॉन्ड भी सारे जो है वो कर दिए गए हैं और आने वाले दिन में जब वो सरेंडर करेंगे उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट का ये भी कहना था कि इसमें सारे लोगों के जो भी ग्रीवांस हैं उसको हाई कोर्ट को सुनना चाहिए, उसके बाद भी ही कोई उस बारे में बेल के बारे में निर्णय दे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी, जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्रासंगिक विवरण पर भरोसा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यात्मक योग्यता में प्रवेश करने के लिए भी हाई कोर्ट की आलोचना की, जो ट्रायल का विषय है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिश्रा को जमानत देते समय न्यायिक मसलों पर विचार नहीं किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी पर योग्यता के आधार पर नए फैसले के लिए नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को वापस उच्च न्यायालय भेजा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट के साथ साथ चार्जशीट को नजरअंदाज किया। उन्होंने ये कहते हुए जमानत रद्द करने की मांग की थी कि आरोप गंभीर हैं और गवाहों को जान का खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में एप्लीकेशन ऑफ माइंड का अभाव है। वहीं आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि उनका मुवक्किल घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर अदालत जमानत के लिए कोई शर्त जोड़ना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। आदेश सुनाए जाने के बाद पीड़ितों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अनुरोध किया कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले पर विचार करने के लिए एक और पीठ नियुक्त करने का अनुरोध किया जाए। पीठ ने कहा कि उसके लिए इस संबंध में कुछ भी कहना आवश्यक नहीं है और मामले को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर छोड़ दिया। प्रधान एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इलाहाबाद के 10 फरवरी के आदेश को चुनौती देते हुए लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में निर्देश जारी किया, जिसमें केंद्रीय अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट में जमानत दे दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अधिकारियों द्वारा रामनवमी समारोह के दौरान दंगा करने के आरोपी व्यक्तियों के घरों को गिराने के लिए बुलडोजर का उपयोग करने के लिए हाल ही में की गई कार्रवाई के बीच इस्लामिक मौलवियों के संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर कर राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अभियुक्तों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का सहारा नहीं लेना चाहिए। याचिका में केंद्र सरकार, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के प्रतिवादी बनाया गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुसलमानों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने आपराधिक मामलों में आरोपी मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों, मकानों को जमींदोज करने का विरोध किया। उसने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि ऐसी किसी भी तरह की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद ही की जाए। याचिका में एक और घोषणा की मांग की गई है। आरोपी की आवासीय या व्यावसायिक संपत्तियों को दंडात्मक उपाय के रूप में ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की सजा आपराधिक कानून के लिए अज्ञात है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में ये भी घोषणा करने की मांग की गई है कि राज्य के मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारण से पहले व्यक्तियों पर आपराधिक दायित्व तय करने वाले सार्वजनिक बयान नहीं देने चाहिए। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित कई मंत्रियों और विधायकों ने इस तरह के कृत्यों की वकालत करते हुए बयान दिए हैं और दंगों के मामले में विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों को उनके घरों और व्यावसायिक संपत्तियों को नष्ट करने की धमकी दी है। इस तरह के उपायों कार्यों का सहारा लेना स्पष्ट रूप से हमारे संवैधानिक लोकाचार और आपराधिक न्याय प्रणाली के खिलाफ है। साथ ही आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि कोर्ट राज्य को आदेश दे कि बिना अदालत की अनुमति के किसी का घर या दुकान नहीं गिराई जाएगी। जमीयत उलेमा ए हिंद कानूनी इमदाद कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका में केंद्र सरकार के साथ ही यूपी, एमपी और गुजरात राज्यों को प्रतिवादी बनाया गया है। मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोजर राजनीति को खतरनाक बताते हुए कहा कि अपराध रोकने की आड़ में अल्पसंख्यकों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू हुई है। यूपी में बुलडोजर की राजनीति पहले से ही चल रही है, लेकिन अब ये नापाक हरकत गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गिन बिटकॉइन घोटाले के आरोपी पर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अजय भारद्वाज को खरी खरी सुनाई और पूछा कि क्यों क्रिप्टो वॉलेट के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का खुलासा नहीं किया गया है। इन हालातों में अर्जी को गैर अनुपालन के लिए खारिज करना चाहिए। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम कोई 30,000 कोर्ट नहीं जो कि आप हमसे खेल करें।
कोर्ट 20,000 करोड़ के गेन बिटकॉइन घोटाले के मास्टरमाइंड अजय भारद्वाज के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग के मामले में सुनवाई कर रहा था। मामले की सुनवाई अब मंगलवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गेन बिटकॉइन घोटाले के आरोपी अजय भारद्वाज को खरी खरी सुनाई है। अजय भारद्वाज प्रवर्तन निदेशालय को अपने क्रिप्टो वॉलेट के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का खुलासा करने में विफल रहा था। इस पर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने टिप्पणी की कि भारद्वाज द्वारा उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की याचिका को शीर्ष अदालत के पहले के आदेश का पालन न करने के लिए खारिज कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को भारद्वाज से कहा था कि वो ईडी को अपने क्रिप्टो वॉलेट के यूजर नेम और पासवर्ड का खुलासा करे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, ईमेल और पासवर्ड क्यों नहीं दिया? आपको विवरण साझा करना चाहिए। हमें इसे गैर अनुपालन के लिए खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक जिला अदालत नहीं है जहां आप इस तरह खेल सकते हैं। आप यहां एक बयान देते हैं और फिर कोई अनुपालन नहीं करते हैं। हम कोई 30,000 कोर्ट नहीं है जहां आप इस तरह का खेल खेल सकते हैं। पहले आदेश का पालन करें, फिर यहां आए। अदालत भारद्वाज की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग की गई थी। उन पर कथित मास्टरमाइंड और भाई अमित भारद्वाज के साथ निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा करने वाली एक बहुस्तरीय मार्केटिंग योजना चलाने का आरोप है। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जब मामले की सुनवाई की तो कहा कि अमित भारद्वाज का निधन हो गया है और उनसे जुड़े मामले का निपटारा किया जा सकता है। पीठ ने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद इसने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या अजय भारद्वाज ने अदालत के पहले के आदेश के अनुपालन में अपने क्रिप्टो वॉलेट का उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रस्तुत किया है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने नकारात्मक में उत्तर दिया। 2018 में ये 2,000 करोड़ का गेन बिटकॉइन घोटाला मामला अब 20,000 का हो चुका है। इसमें आरोपी अमित भारद्वाज के भाई अजय भारद्वाज ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन पर मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत बिटकॉइन में निवेश करने पर हर महीने 18% का रिटर्न दिए जाने की बात कही थी। जब निवेशकों को रिटर्न नहीं मिले तो उन्होंने मामला दर्ज कराया। वहीं ईडी ने अजय भारद्वाज की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच के लिए आरोपियों को नोटिस किए जाने के बाद भी जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई किए जाने से पिछली सुनवाई पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर अली ट्रस्ट की जमीन को वापस लेने के मामले पर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय बनवाने के लिए ट्रस्ट द्वारा अधिकृत की गई जमीन सरकार को वापस लौटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। इस मामले पर आदेश जारी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रस्ट से 12.5 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी 450 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार द्वारा नियंत्रण में दिए जाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने इस मामले पर अगस्त में सुनवाई करेगा। यूपी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा, हमने हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोर्ट ने कहा, हम देखेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा जमीन अधिग्रहण के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट और एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित 12.5 एकड़ अतिरिक्त जमीन को राज्य द्वारा वापस लिए जाने के लिए दिए गए एडीएम वित्त के आदेश को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी के अनुमति के ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से ली गई है। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षणिक कार्य के उपयोग की बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस मामले में ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसमें ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की चक्रोड़ की जमीन और नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई है। वहीं किसानों से जबरन उनकी जमीन का बेनामा करा लिया गया।
जिसके खिलाफ 26 किसानों ने आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत देश के कई शहरों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसा की जांच एनआईए से करवाने की मांग की गई। वकील विनीत जिंदल ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने कहा, कई राज्यों में हुई ऐसी घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हो सकती, इनके तार आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी मामलों की साझा जांच एनआईए से करवाने की जरूरत है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जो बाद में हिंसा का रूप ले ली। पुलिस के मुताबिक पथराव किया गया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। जुलूस में कथित तौर पर तलवारें और अन्य हथियार लहराए गए थे। एफआईआर के मुताबिक शनिवार शाम करीब 6 बजे जैसे ही शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम के एक शख्स ने अपने 4 से 5 साथियों के साथ आया और शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लग गया। बहस ज्यादा बढ़ने के बाद स्थिति बिगड़ने लगी। दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। इसके बाद सड़कों पर पत्थर फेंके जाने लगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी तक की गई। डंडे और तलवार लहराते लोग सड़कों पर आ गए। इस मामले में अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 लोग एक ही परिवार के हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। 3 पिस्टल, 5 तलवारें जब्त की गई। हनुमान जयंती से पहले रामनवमी पर देश के कई राज्यों में हिंसा, पथराव और आगजनी की घटना हुई। दिल्ली, मध्य गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला। जिन शहरों में हुई हिंसा उनमें गुजरात का हिम्मतनगर और खंबात, मध्य प्रदेश का खरखौन, झारखंड का लोहरदगा, पश्चिम बंगाल का बोकारो, दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गोवा का वास्को और बिहार का मुजफ्फरनगर स्थित है। हमारे लोगों का 4 इनका कोई रोल नहीं बनता था, पुलिस ने इनको गलत अरेस्ट किया है। कल हम एक स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट के आगे, ताकि कोर्ट हमें बताए, आईओ हमें बताए कि हमें किस सेक्शन में और किस आधार पर हमें अरेस्ट किया है, क्योंकि वी आर द विक्टिमाइज, हम विक्टिम है इसमें। हम तो एक शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान जी की यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें इन लोगों ने प्लानिंग करके, मैं मीडिया के दोस्तों के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये मस्जिद में प्लानिंग करके हर जगह इन्होंने पूरे देश के अंदर इस तरीके के दंगे करे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से उन लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में जवाब मांगा है, जो 10 अप्रैल 2021 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सीतलकुची, कूच बिहार जिले में सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा कथित गोलीबारी के कारण मारे गए थे। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि ये घटना चुनावी प्रचार के दौरान पुलिस की गोलीबारी का परिणाम है। नतीजतन मामले की स्वतंत्र जांच की जाए। नतीजतन जांच को पश्चिम बंगाल के सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया है। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की पीठ को अवगत कराया गया है कि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने इस घटना से संबंधित याचिकाएं दायर कर राज्य से मुआवजे समेत विभिन्न राहत की मांग की है। अदालत ने इससे पहले घटना से संबंधित जनहित याचिकाओं के एक बेंच पर फैसला सुनाते हुए चल रही जांच पर पश्चिम बंगाल की सीआईडी द्वारा दायर अंतरिम स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। अदालत ने जनहित याचिकाओं को इस तथ्य के कारण गैर रखरखाव के रूप में खारिज कर दिया कि पीड़ितों के कानूनी वारिसों ने पहले ही अदालत के समक्ष राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की है। इसके अलावा पीड़ितों के परिवार के सदस्यों में से एक वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि परिवार के सदस्यों को राज्य द्वारा विधिवत मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पीड़ित उम्र में छोटे हैं और अपने परिवार के एकमात्र रोटी कमाने वाले हैं। अदालत ने उठाई गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई भी जवाब उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में सीतलकुची के जोर पाटकी गांव के 4 ग्रामीणों की मौत हो गई। इसके अलावा वोट डालने के बाद बाहर आते समय कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रहे एनसीपी नेता नवाब मलिक को एक बार फिर से झटका लगा। विशेष अदालत ने मलिक की हिरासत को फिर से बढ़ा दिया। 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही उन्हें रहना होगा। इससे पहले नवाब मलिक 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे।
जब कोर्ट ने 18 अप्रैल तक उनकी हिरासत को और बढ़ा दिया था। इस दौरान मलिक ने कोर्ट से घर के खाने और दवाइयों की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और संविधान के खिलाफ बताया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार चल रहे राकपा नेता नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रिहाई की मांग की थी। दरअसल हाई कोर्ट ने रिहाई की मांग वाले उनके अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने संबंधित मामले में जल्द ही सुनवाई का आश्वासन दिया। मलिक को फरवरी अंत में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। वो अभी न्यायिक हिरासत में जेल में है। ईडी की टीम ने 23 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे उनके घर पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी उन्हें अपने साथ ले आई थी। करीब 6 घंटे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मलिक की गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी का पर्दाफाश किया था। ईडी ने कोर्ट में बताया था कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित रूप से मुनीरा प्लम्बर से 300 करोड़ रुपए का प्लांट कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़पा था। इस कंपनी का नाम सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी का मालिक मलिक परिवार है। चलिए फिलहाल के लिए कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.